नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। निफ्टी बैंक मंथली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग से बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। आरआईएल एचडीएफसी बैंक ने भरा दम। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर विचार। अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप सकते हैं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। इधर सुनीता केजरीवाल बोली, कल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल पर बयानबाजी के लिए भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट को किया तलब। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में गांठ। उद्धव गुट की लिस्ट सामने आते ही संजय निरुपम समेत कई कांग्रेसी नाराज। इधर बिहार में सीट शेयरिंग पर आरजेडी और कांग्रेस में माथापच्ची जारी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। नागपुर से नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, यूपी के पीलीभीत से जितिन प्रसाद समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की शुरुआत। मार्च में ही पारा कई जगहों पर 41 डिग्री के पार। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी पर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग और आरआईएल एचडीएफसी बैंक में तेजी से बाजार में जोश रहा। सेंसेक्स 526 और निफ्टी 119 अंक चढ़कर बंद हुए। आइए मार्केट का पूरा हाल समझ लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले ये बताएं कि बाजार की तेजी में क्या कुछ हाईलाइट्स रही हैं आज। देखिए, आज एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों के अंदर सिचुएशन वाइज देखा जाए तो एक तरफा तेजी थी पहले रिलायंस के दम पे, जहां पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 3400 रुपये का टारगेट दिया और उस रिपोर्ट का इंपैक्ट रहा रिलायंस में। रिलायंस के दम पर ऑयल एंड गैस चला और साथ साथ एबीबी पे एक रिपोर्ट आई यूबीएस की, जिसके दम पे कैपिटल गुड्स चलता हुआ दिखाई पड़ा और कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस के दम पर पूरा बाजार में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लास्ट आवर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आई, लेकिन फिर भी आखिरी के कुछ मिनटों में जिस तरह से एडजस्टमेंट्स हुए उस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट देखने को मिला कि मार्केट में ओवरऑल हरा निशानी बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स हरे निशान में, निफ्टी हरे निशान में, निफ्टी बैंक हरे निशान में, पीएसयू बैंक फ्लैट टू नेगेटिव रहा। रियल्टी में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों तेजी में थे। मिड कैप फ्लैट था, स्मॉल कैप में 1% के आसपास का अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन कह सकते हैं जहाँ पे ओवरऑल पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन में, एडवांसेस फेवर में थे। लास्ट तक आते थे डिक्लाइन थोड़े ऊपर आए। सुमित, ये भी बताएं कि कौन से सेक्टर्स में एक्शन और कौन से सेक्टर्स ऐसे रहे जिसमें सुस्ती छाई रही। तो पहले आज बाजार का सबसे बड़ा मूव जो था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दिग्गज में आज करीब 3.5% का उछाल। मारुति 2% ऊपर, बजाज ऑटो 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज यूपीएल में प्रेशर था 2% का, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, विप्रो 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.5% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में मैक्स हेल्थ केयर 3.5% ऊपर रहा, केपीआईटी 4.25% ऊपर रहा, एनएचपीसी और मैनकाइंड करीब 3.5-4% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में पीबी फिनटेक आज 3% नीचे रहा, आरईसी 3.5% नीचे रहा, पीएफसी और पिरामल दोनों में 2 से 2.5% के आसपास बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ में एबीबी आज लीड कर रहा था नंबर वो यूबीएस की रिपोर्ट के बाद 6% का उछाल। मेट्रोपोलिस 5% ऊपर, इन्फो एज और रिलायंस 3.5 से 5% की तेजी यहां देखने को मिली। और गिरने वाले शेयरों में कोलगेट पामोलिव जहां पर प्रेशर देखने को मिला, आरईसी करीब नेगेटिव में रहा। इसके अलावा पीएफसी और पिरामल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज फिर एफएनओ में आता हुआ दिखाई पड़ा।
शुक्रिया सुमित पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकर्स रिपोर्ट की, जिसमें आज रिलायंस और एबीबी इंडिया में शानदार तेजी देखने को मिली। डिटेल समझते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, ये बताएं रिलायंस पर जो जीएस की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ खास कहा गया है और शेयर का लक्ष्य क्या है? क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का आज एक बड़ा रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आया है। कंपनी के शेयरों में गोल्डमैन सैक्स को ज़्यादा तेज़ी लगती है और इनका लक्ष्य रिलायंस के काउंटर पे है 3,400 रुपये। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि यहाँ से रिटर्न ऑन कैश, क्योंकि बहुत सारा केपेक्स कंपनी का कंप्लीट हो चुका है, बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से 12% रिटर्न ऑन कैश शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ दिखाई पड़े FY25 में। एबिटा CAGR ग्रोथ यानी कंपाउंडेड ग्रोथ जो है आने वाले वित्त वर्षों में लगभग 17% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिलायंस के एबिटा में, जहां आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है कंसेंसस के मुकाबले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $125 बिलियन का केपेक्स यानी बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने पेटकेम और टेलीकॉम में किया है, इसके रिटर्न्स अब दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। खास करके रिटेल और टेलीकॉम हायर एबिटा कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिसके कारण रिटर्न रेशियोज आपको अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आगे जाके अगर रिटेल में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज़्यादा रहा, टेलीकॉम में ज़्यादा आपको टैरिफ हाइक आती हुई नज़र पड़ी, तो एबिटा में कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज में गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। यतिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, यूबीएस की रिपोर्ट के बाद एबीबी इंडिया में 6% की तेजी रही है, तो एबीबी को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कैपिटल गुड शेयर्स की बात करें तो आज यूबीएस का कैपिटल गुड सेक्टर पे एक रिपोर्ट आया है, जिसके अंदर एबीबी पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इनफैक्ट इनकी खरीदारी की सलाह है, हालांकि टारगेट इन्होंने बढ़ा के लगभग 7,550 रुपये कर दिया है, जो पहले इनका 5380 रुपये के आसपास था। इनको लगता है कि क्वालिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और मोबिलिटी ग्रोथ के अंदर एबीबी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वित्त वर्षों में मिलेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि मार्जिन्स में जो रिसेंट अपग्रेड आए हैं उसके बावजूद कंसेंसस से उनका ज़्यादा एस्टिमेट है। इनको लगता है कि अर्निंग्स एक्सेलरेशन जो है वो इन प्लेस है और आगे जाके बहुत सारे सेगमेंट से एबीबी के अंदर ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। और इसीलिए आज यूबीएस ने लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा से टारगेट प्राइस बढ़ा के 7,550 रुपये कर दिया है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में घमासान थम नहीं रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर संग्राम छिड़ गया है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वीबीए ने महाराष्ट्र की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने खुद अकोला से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही 22 में से 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अपनी दावेदारी ठोक दी है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत को मुंबई साउथ से और अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट और संजय पाटिल को मुंबई नॉर्थ ईस्ट का टिकट मिला है। वहीं अनिल देसाई मुंबई साउथ सेंट्रल से, तो सांगली से चंद्रहार पाटिल को, जबकि यवतमाल से संजय देशमुख को टिकट दिया गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि सीट को लेकर गठबंधन में बातचीत पूरी हो गई है। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज हो गई है। सांगली सीट पर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे शिवसेना उद्धव गुट का एक तरफा फैसला बताया है, जबकि शरद पवार गुट शिवसेना उद्धव गुट के विरोध में सड़क पर उतर आया है। आज शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधलं सुद्धा धारावी जिथे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे
योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे. त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत. यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे. त्यामुळं त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही. आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे. एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे. आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असं मी म्हणेल. कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो अपनी पार्टी को भी धमकी दे दी है. मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को टिकट मिलने पर उन्होंने कीर्तिकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे. और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे. ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं. अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे. चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है. चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां? 5 साल घर पे बैठेंगे. चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है. लेकिन इससे पहले यूपी में उम्मीदवारों के नामांकन पर उठापटक मची हुई है. समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत जैसी स्थिति दिख रही है. मुरादाबाद सीट पर पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट मिला और उन्होंने नामांकन भी भर दिया. फिर उनकी जगह रुचि वीरा को उतारने की बात हुई. अखिलेश यादव ने रुचि से फोन पर बात करके उनसे नामांकन नहीं करने को कहा, लेकिन इसके बावजूद रुचि वीरा ने मुरादाबाद से नामांकन भर दिया है. उधर रामपुर में अखिलेश ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आजम खान के करीबी आसिम रजा भी रामपुर से नामांकन भरने पहुंचे हैं. आसिम रजा खान के करीबी हैं, आजम खान के करीबी है. यूपी में क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ अब जुड़ रहे हैं संवाददाता अमित सिंह. तो अमित, बताएं समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? भले ही आजम खान जो है इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में आज भी जो फैसला लेते हैं उसी को अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हों वो मानते हैं. दरअसल जिस तरीके से नाटकीय तरीके से आज पूरे दिन मुरादाबाद लोकसभा सीट पर एसटी हसन ने 2 दिन पहले जो है अपना नॉमिनेशन भर दिया था, नामांकन भर दिया था. उसके बाद आज रुचि वीरा ने नॉमिनेशन भरा और जो आजम खान की जो पसंदीदा जो कैंडिडेट है रुचि वीरा, उन्हें ही आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट माना है. तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अभी भी आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में है. इसके अलावा अगर रामपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अखिलेश यादव ने इसके लिए मना कर दिया. उसके बाद मौलाना नदवी को वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताया गया है. लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से रामपुर के जिला यूनिट, जो समाजवादी पार्टी की जिला यूनिट है, वो जिस तरीके से इसके खिलाफत गई है अब, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फटकार लगाई है रामपुर जिला अध्यक्ष की, उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दी गई है, उसके बाद जाहिर तौर पर सीतापुर जेल से आजम खान एक मैसेज भेजेंगे रामपुर जिला यूनिट को, और जिसके बाद पूरा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है रामपुर का, वो मौलाना नदवी के समर्थन करेंगे. इसके मेरठ सीट की भी अगर हम बात करें तो मेरठ सीट में भी आज देर शाम तक या देर रात तक वहां पर भी कैंडिडेट का बदलाव हो सकता है, क्योंकि भानु प्रताप सिंह जो कि बाहरी का नारा वहां पर भानु प्रताप सिंह के लिए चल रहा है, वहां पर भी लोकल कैंडिडेट दिया जा सकता है. लेकिन आज जिस तरीके से नाटकीय अंदाज से लगातार जो गतिविधियां होती रही समाजवादी पार्टी दफ्तर में, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं, बड़े नेताओं से मुलाकात करते रहे मेरठ के और मुरादाबाद के, और बीच में यहां तक खबरें आ गई कि आजम खान के दबाव में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा. हालांकि ये सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन आखिरकार जब नामांकन रुचि वीरा ने कर दिया तो आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का जो टिकट है वो रुचि वीरा के नाम पे हो गया. इस बात से अंदाजा हो गया कि भले ही आजम खान जो है सीतापुर जेल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ बंद है, लेकिन उनका कद आज भी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है. शुक्रिया अमित, हमारे दर्शकों को ये पूरी खबर बताने के लिए. वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है. नामांकन भरने से पहले नितिन गडकरी ने अपने नागपुर आवास पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इसके साथ ही उन्होंने नागपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया.
जितिन प्रसाद ने भी यूपी की पीलीभीत सीट से नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले जितिन प्रसाद ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इधर कश्मीर से आफ्स्पा हटाने को लेकर बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर से इस कानून को हटाने पर विचार कर रही है। अमित शाह ने इशारा किया है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस को दी जा सकती है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं केयर इकोनॉमी की। क्या है केयर इकोनॉमी और कैसे इसे जीडीपी का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की महिला विंग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस पर मैंने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप हेड आरती गुप्ता से बातचीत की है। देखिए मैम, इकोनॉमी की बात करें तो उससे हम सब परिचित हैं, लेकिन केयर इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे। तो केयर इकोनॉमी का मतलब है जो हमारे घर में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे घर के, उसकी देखभाल करना, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्गों की देखभाल हो, बच्चों की परवरिश हो या घर का काम करने की ज़रूरत हो। आज ना ही भारत में बट वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ केयर वर्क इज डन बाय वुमेन। महिलाएं ज़्यादातर केयर वर्क करती हैं। हालांकि अगर आप इंडिया का स्टेटिस्टिक देखें तो इंडिया में एक औरत करीब दिन में 400 मिनट तक केयर का काम करती हैं, जबकि एक आदमी करीब 90 मिनट का केयर का काम करते हैं। तो जो केयर इकोनॉमी है उसके दो हिस्से हैं, एक है अनपेड केयर और एक है पेड केयर। अनपेड केयर है वो महिलाएं जो होम मेकर्स बोलते हैं हम, जो घर बैठ के घर की देखभाल करती हैं, जो बच्चों को बड़ा करती हैं, जो बुजुर्गों का देखभाल करती हैं, जो खाना बनाती हैं एक्सेट्रा, वो है अनपेड, जो इनको उनके लिए कुछ पे नहीं मिलता है। दूसरी बात है पेड केयर। पेड केयर है जो आपकी काम वाली घर पे आती है, जो नर्सेज आती हैं, जो आपका ये सब ध्यान रखते हैं, जो ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी में एक इनफॉर्मल सेक्टर है, अभी उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया है। हमारा रिकमेंडेशन इन दोनों के लिए है। जो अनपेड केयर है उसको कैसे रिकग्नाइज करें, ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है और हम एक्चुअली इस पे चर्चा शुरू करना चाह रहे हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं जो हमारे देश के थिंकर्स हैं, उनको आके बताएं कि वो कैसे इस पर चर्चा हो और इसको कैसे हम अपनी जीडीपी का इसको कैसे रिकग्नाइज कर पाएं। चलिए अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हमारे बीच एक पीढ़ी है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के बीच ही बड़ी हुई है। क्या है टेक का जेनजी की जिंदगी से स्ट्रेस कनेक्शन, इसी पर होगी आज कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा शाम 5:57 पर। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।